आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के विषय में पढ़ेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का उपयोग कहाँ होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो सभी लोग शांति प्रिय जीवन चाहते हैं। ऑल पीपल्स गॉड वांट टू गॉट पीसफुल लाइफ। और उस पीसफुल लाइफ को करने के लिए लॉ की आवश्यकता है। तो लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, why should it exist, what should be the nature and purpose of the law, what are the right and duties of law, तो ये सब पढ़ेंगे। तो व्हाट इज लॉ, तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और क्योंकि लॉ बनाए जाते हैं और जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, जैसे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ, यानी जो जितने भी लॉ हैं उस लॉ को बनाए जाते हैं, उस लॉ को फॉलो भी किए जाते हैं, करवाए भी जाते हैं। और उन लॉ के पीछे आखिर क्या लॉजिक है, और जो लॉ बनाए जाते हैं उन लॉ को बनाते वक्त किन प्रिंसिपल का ध्यान रखा जाता है, किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, इन सब का स्टडी जूरिस्प्रूडेंस में होता है। और जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे ही कोई आगे बढ़ पाता है। फिर आता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज ए लैटिन टर्म। जूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। बस हो गया, बात खत्म। अब फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक आते हैं जेरमी बेंथम साहब। ऐसे तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत पहले से चल रहा है। जैसे में जब आगे चलेंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो नेचुरल लॉ है, एनालिटिकल है, हिस्टोरिकल है, सोशल है, मतलब रियलिस्टिक सब प्रकार के स्कूल है। तो फिर जेरमी बेंथम साहब आते हैं। उन्हें जूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा जाता है, यानी जनक। उन्होंने एक आधुनिक युग में उसका इंटरप्रिटेशन किया है। जेरमी बेंथम साहब जी नोन एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कहीं कहीं पे ऑस्टिन को भी जूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने डिफिनेशन दिया जूरिस्प्रूडेंस का। जूरिस्प्रूडेंस इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। अब फादर तो हैं, इन्होंने डिफिनेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई भी यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिफिनेशन हम जूरिस्प्रूडेंस का नहीं दे सके हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अलग अलग देश में अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, और अलग अलग देश के जो ज्यूरिस्ट हैं, विधि ज्ञाता हैं, विधिवेत्ता हैं, तो वो अपने देश के हिसाब से अपने अनुसार जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किए हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, हाउ जूरिस्प्रूडेंस इज यूजफुल फॉर देयर कंट्रीज। तो इसके कारण अभी तक कोई यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिफिनेशन इसका नहीं आ पाया, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और उसके अनुसार काम होता है। फिर अल्पियन साहब का आते हैं। उनका एक बहुत अच्छा किताब है। जैसे मैं लास्ट में इसमें जो भी राइटर हैं और क्या क्या बुक लिखे गए उनके द्वारा कुछ बुक का नाम दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक डाइजेस्ट का बुक आता है, अल्पियन साहब के द्वारा लिखा गया डाइजेस्ट। तो उसमें कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, यानी नैतिक और अनैतिक के बीच का जो डिफरेंस है, जो विज्ञान है, उसी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। फिर ग्रे साहब आते हैं। ग्रे साहब भी बड़ा अच्छा कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, the statement and systematic arrangement of the rules followed by the court and principles involved in those rules। प्रोफेसर ग्रे साहब का एक किताब आता है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। फिर एक हॉलैंड साहब आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड साहब का एक किताब आता है, एलिमेंट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिर ऑस्टिन साहब आते हैं, बताया तो गई। कहीं कहीं पे ऑस्टिन को भी फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, लेकिन ऑस्टिन बेंथम के शिष्य माने जाते हैं। तो ये कहना अधिक उचित होगा कि बेंथम ही जूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं। तो ऑस्टिन साहब कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। रॉस्को पॉन्ड साहब आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म
law in the judicial sense as denoting the body of principles recognized or enforced by public and regular tribunal in the administration of justice. फिर HLA हार्ट आते हैं, jurisprudence as a science of law in a broader perspective by correlating law and morality. इनकी भी एक अच्छी किताब है, कंसेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर आते हैं स्कोप ऑफ jurisprudence क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ jurisprudence अकॉर्डिंग टू पीवी मुखर्जी साहब ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि jurisprudence इज बोथ इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रक्शन as well as the behavioral study of man in society. It includes political, social, economic, and cultural idea. It covers the study of man in relation to society. यानी पीवी मुखर्जी साहब ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मानव का व्यवहार है सोसाइटी में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, मतलब जिस भी प्रकार का व्यवहार है, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे आपराधिक किस्म का हो, तो उसका एक रिलेशन कुछ होता है सोसाइटी के साथ। तो उस रिलेशन का स्टडी जो होता है वो जूरिस्प्रूडेंस के आधार पे होता है और वो डिसाइड करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है। ठीक है, फिर ऑस्टिन साहब आते हैं, उन्होंने स्कोप को थोड़ा लिमिट करना चाहा है। मोरल एंड थियोलॉजी बेसिस पे स्टडी करो और काम करो। और जो वर्तमान का परिदृश्य है, प्रेजेंट व्यू है, द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कांट बी सर्कमस्क्राइब्ड एंड रेगिमेंटेड, यानी इसको ना घेरा जा सकता है ना संगठित किया जा सकता है, यानी कोडिफाइड तो किया ही नहीं जा सकता है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया अभी के समय के अनुसार। और ना ही इसको एक परिधि में बांधा जा सकता है कि तुम इतने ही दूर रहोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। ना कोडिफाइड किया जा सकता है, ना ही इसके स्कोप को लिमिट किया जा सकता है। तो ऑस्टिन साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं। It includes all concept of human order and human conduct in the state and society. It is not codified subject. It has no limitation. It is a growing and dynamic subject. वही ग्रोइंग और डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसी के कारण इसे ना एक परिधि में आप बंद कर सकते हैं। नहीं भैया, तुम जो है सिर्फ भारत के लिए लॉ बना सकते हो, तुम जो है सिर्फ अमेरिका के लिए लॉ बना सकते हो, या कुछ ऐसा बाउंड्री खींच दिए कि नहीं तुम जो है इकोनॉमिक क्षेत्र पे ही कुछ अपना स्टडी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका इतना बड़ा है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसके कारण हम इसको ना ही मतलब कोडिफाइड कर सकते हैं और ना ही एक परिधि में बंद कर सकते हैं। तो ये स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का, कहीं भी जा सकता है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, हिस्टोरिकल, मतलब किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम इसको भेज सकते हैं। तो ये हो गया स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब बात करेंगे नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? तो jurisprudence in its nature is entirely a different subject from other social sciences. जनरली लॉ को हम लोग सोशल साइंस की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ये समाज को संगठित करने के लिए बना है। और लॉ आया था तो पीपुल उस समय थे, पीपुल से सोसाइटी बनी थी और सोसाइटी से स्टेट बना था, और स्टेट है जो लॉ को बनाया था। और लॉ जो है सोसाइटी को कंट्रोल करता है, और जब सोसाइटी कंट्रोल होता है तो पीपुल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आया था। तो एक सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडी होता है लॉ में, और उसके द्वारा लॉ बनाया जाता है। तो इसलिए हर एक को सोशल साइंस कहा गया, लेकिन ये सोशल साइंस नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अ सोशल साइंस। द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज नॉट कोडिफाइड बट अ ग्रोइंग एंड डायनेमिक सब्जेक्ट हैविंग नो लिमिटेशन ऑफ इटसेल्फ। ये पहले देख चुके हैं। देयर इज ए डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब अलग अलग जूरिस्ट में इसके लिए हमेशा मतभेद रहा है कि क्या होगा, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होगा। तो किसी ने कहा आर्ट नेचर का है, किसी ने कहा साइंस नेचर का है। इट इज कॉल्ड बोथ आर्ट एंड साइंस, बट टू कॉल साइंस वुड बी मोर प्रॉपर एंड यूजफुल। अब साइंस कहना बहुत ही अच्छा लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो द रीजन फॉर दिस इज डैट just as a science, we draw a conclusion after making a systematic study by inventing new methods. Jurisprudence is concerned
with the fundamental principle of law and systematic and scientific study of their method, we conclude that jurisprudence is science by nature. सीधा सा समझिए कि jurisprudence को साइंस क्यों कहा जाना चाहिए। अब साइंस उसको कहते हैं जिसमें सिस्टमैटिक स्टडी होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग कॉल्ड साइंस। तो इसमें भी हम ह्यूमन के बिहेवियर का एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और साइंस में भी वही होता है, जब सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और फिर कोई इन्वेंशन होता है, कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दैट्स कॉल्ड साइंस। तो इसीलिए ये जूरिस्प्रूडेंस जो है, जब व्यवहारिक स्टडी करके, व्यक्ति का व्यवहारिक स्टडी करके और किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो इसलिए इसको हम साइंस कहते हैं। और इसलिए ये मोर प्रॉपर है कि आर्ट ना कह के हम इसे साइंस कहें। अब अंत में आते हैं, कुछ किताब कुछ जूरिस्ट के द्वारा लिखे गए हैं, तो मैं उनका नाम बोलता हूँ, आप कॉपी कलम निकाल करके इसे नोट कर सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है सालमंड के द्वारा, E.W. पीटरसन के द्वारा और डाइश के द्वारा लिखा गया है। जूरिस्प्रूडेंस सालमंड, E.W. पीटरसन, डाइश। एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कैटॉन के द्वारा लिखा गया है। प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ जस्ट स्टोन के द्वारा लिखा गया है, स्टोन। एलिमेंट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हॉलैंड पहले भी बताया था। नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ प्रोफेसर ग्रे के द्वारा बताया, ये पहले भी आया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ H.L.A. हर्ट के द्वारा दिया गया है, पहले भी आया है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल थ्योरी, जॉन फिंच के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जॉन फिंच। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। और बेंथम जो कि फादर हैं जूरिस्प्रूडेंस के, वो लिखे हैं लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बेंथम के द्वारा लिमिट, बेंथम साहब के द्वारा लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये कुछ ऑथर और बुक के नाम थे जो मैंने आपको बताया।